साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, यह है हमारी करंट की क्लास टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो आपको विभिन्न एग्ज़ामों में हेल्पफुल होंगे। और आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप के सवाल भैया ने पढ़ाए थे और ये सवाल एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फिर आज का पहला सवाल यह है कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विश्व के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं। अब सवाल यह है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसे फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं। इसका मतलब इनसे पहले भी कोई है। ठीक है, तो दुनिया के दूसरे व्यक्ति हमसे पूछे हैं। तो दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं पसंग दाबा, नेपाल के हैं पसंग दाबा, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो पहले कौन है? ठीक है, पहले कौन है? देखो भैया, हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट, बेटा ये माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है वो हिमालय की रेंज में आता है और इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है, स्थिति मीन्स लोकेशन, वह है नेपाल तिब्बत सीमा। नेपाल व तिब्बत सीमा, नेपाल तिब्बत सीमा। वैसे नेपाल में है मुख्य भाग इसका, है ना, लेकिन नेपाल तिब्बत सीमा, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ये पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, कहाँ पर है? तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बेटा आपने पढ़ी भी होगी, 8,848 मीटर। समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सवाल ये निकलता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम क्या क्या हैं? तो माउंट एवरेस्ट को एक तो कहा जाता है, देखिए भैया, पीक 15। पीक 15 किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। एक नाम आता है सागर माथा। सागर माथा, जो नेपाल के लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं बेटा? सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग। एक सवाल आता है कि चाइना या तिब्बत के लोग क्या कहते हैं इसको? तो चीन या तिब्बत के लोग कहते हैं चोमोलंगमा। चोमोलंगमा। चाइना के लोग इसे कहते हैं, तिब्बत के लोग इसे क्या कहते हैं बेटा? चोमोलंगमा, ये नाम है। अब सवाल ये आता है कि माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह किया। माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह किया। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतह किया है? तो अगर पहले व्यक्ति का नाम पूछेंगे तो उनका नाम है बेटा कामी रीता शेरपा। नेपाल के हैं, नाम है उनका कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो हैं वो नेपाल के हैं और 28 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। कितनी बार बेटा? 28 बार, 28 बार। और दूसरे व्यक्ति जो हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को इनके बाद फतह किया है उनका नाम है पसंग दाबा। क्या नाम है? पसंग दाबा। और पसंग दाबा ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है 26 बार। 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो तो मेरे 4 सवालों के जवाब देने हैं आपको, वो भी कमेंट करके। आपकी नॉलेज चेक करने के लिए हैं 4 सवाल। अगर आप रेडी हैं तो उन 4 सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति। दूसरा सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला। तीसरा, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? भारतीय महिला। और चौथा सवाल है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, 2 बार फतह करने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था?
कौन सी भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया? ठीक है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। 4 सवालों सुन लिया आपने। पहला सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताना है आपको। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, उसका नाम बताना है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बतानी है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बतानी है। और किस भारतीय ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है। आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपको कितनी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, आपका जीएस कैसा चल रहा है। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कुछ बच्चे नहीं करते, पता नहीं क्या समझते हैं वो। हो सकता है कि वो चीज़ें उन्हें ना आती हो सकता है उन्हें लगता हो कि अरे कौन जवाब दे रहा है, ये फालतू की चीज़ें हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती। आप ध्यान से सुन लीजिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए जब आप तैयार रहेंगे तो आप कंपटीशन में बैठने के लायक हैं। और अगर आप इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को तो याद रखिए कमीशन भी आपको इग्नोर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट ही नहीं बनी है कि अभी आप सवालों के जवाब देने लायक बने हैं। ठीक है, तो पहले आप ढलिए। 4 सवालों के जवाब लिख देखते हैं कौन कौन बच्चे 4 सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, अगला सवाल है बेटा दूसरा। कह रहे हैं कि तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? ठीक है, देखिए तुंगनाथ मंदिर जो है वो, हाँ, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक ज़िला है रुद्रप्रयाग, वहाँ पर तुंगनाथ मंदिर है। ये क्यों चर्चा में रहा, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। अभी केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा है, इस वजह से फेमस है। तो 2-3 बात आप देख लीजिए। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। अब पहला सवाल यह है कि तुंगनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो बेटा राज्य आता है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में भी कहाँ है? तो उत्तराखंड का एक जिला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, पंच केदार है, पंच केदार में तुंगनाथ मंदिर भी है, भगवान शिव के 5 रूपों में। ठीक है, तो तुंगनाथ मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो बेटा देवता का नाम है भगवान शिव। भगवान शिव को समर्पित है तुंगनाथ मंदिर। और ये क्यों चर्चा में रहा है? ये चर्चा में बेटा इस वजह से रहा है, इसे भारत सरकार ने, इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है तुंगनाथ मंदिर को। पंच केदार हैं, पंच केदार को, जो पंच केदार हैं, पंच केदार मंदिरों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो वो है तुंगनाथ मंदिर। पंच केदारों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर। भगवान शिव महाकाल को समर्पित है ये, और पंच केदारों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा तीसरा। कह रहे हैं चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? खो खो की जो एक चैंपियनशिप हुई है एशियाई, उसका आयोजन कहाँ हुआ है? असम, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये असम में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा बेटा चौथा, हाँ, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप 2023 में हुई है, चौथे नंबर की है। और आपको 2-1 बातें याद रखनी है बेटा। इसका पहली बात तो आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जिस राज्य में हुआ है वो राज्य है असम, असम राज्य में। अच्छा देखो, इसमें पुरुष और महिला टीमों ने हिस्सा लिया था, पुरुष और महिला टीमों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें टीम 2 थी, मतलब 2 प्रकार की टीमें बनी थी। एक बनी थी बेटा पुरुष टीम, पुरुषों की टीम, और एक बनी थी महिला टीम। एक पुरुष टीम बनी, एक महिला टीम बनी।
अब पुरुष टीम में भी दो चीज़ें निकल कर आएंगी। पुरुष टीम का विजेता कौन बना, तो पुरुष टीम का विजेता बना भारत। तो भारत ने फाइनल में किसको हराया, अर्थात कौन सा उपविजेता बना, तो उपविजेता बना नेपाल। भारत ने नेपाल की पुरुष टीम को हराकर फाइनल जीता खो खो का। अब महिला टीम की बात करते हैं, तो बेटा महिला टीम की विजेता कौन बनी, तो विजेता कौन सा देश बना, तो विजेता बना भारत। और महिला टीम, भारतीय महिला टीम ने, खो खो की टीम ने किसको हराया, अर्थात कौन उपविजेता बना, तो बेटा उपविजेता बना इसमें भी नेपाल। अब इससे एक बात जाहिर हो गई कि राष्ट्रीय खो खो एशियाई खो खो चैंपियनशिप महिला और पुरुष दोनों के खिताब भारत ने जीते हैं। और किसको हराकर जीते हैं, नेपाल को हराकर जीते हैं। ऐसा आप याद रख लीजिए। एक सवाल और है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आपको देना है। आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सवाल ये है कि खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर कमेंट में लिखना और देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस शहर में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस का संचालन हुआ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो इसका आंसर है बेटा दिल्ली। ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बसें, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें थीं वो किस शहर में चलाई गई, तो जिस शहर में उनको चलाया गया वो शहर है बेटा दिल्ली। दिल्ली में इनको चलाया गया है ना। ये ग्रीन हाइड्रोजन से चल रही है। अब चूंकि हाइड्रोजन से चल रही है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। 3 बातें और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को क्या क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन और आवारा तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, जो एक्रिय है, तो वह है हीलियम। ठीक है, देखो बेटा जो ये बस चलाई गई थी, इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी, तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी है ना, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो किस मंत्री ने इनको चलाया था, हरी झंडी दिखाई थी, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। और ये हरदीप सिंह पुरी कौन है, ये हरदीप सिंह पुरी कौन है, तो ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। पेट्रोलियम मंत्री। एक्चुअल में जो आपने नाम सुना होगा, एक महारत्न कंपनी बनी है आईओसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन से बसों को चलाया गया था। ठीक है, और किस समय पर इन बसों को चलाया गया था, कौन सी तारीख थी जब इनको चलाया गया था, तो तारीख थी 25 सितंबर 2023। 25 सितंबर 2023 को ये बसें चलाई गई थी। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन से जो बसें चलाई गई थी वो भारत के किस शहर में चली थी, तो दिल्ली में उनको चलाया गया था। ठीक है, और हाइड्रोजन के बारे में 3 बातें मैंने और बताई हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, और हाइड्रोजन को क्या क्या कहा जाता, आवारा तत्व और भविष्य का ईंधन। और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। चलिए अगला सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और पेपर में लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर ये आने वाला सवाल है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें गलतियां करते हैं। देखो कह रहे हैं वर्ष 2023-24 के लिए संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है, वाराणसी, तेहरान, अलमाटी, दोहा। कौन सा शहर है
जो 2023-24 के लिए संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, आपने नाम सुना होगा संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन को एससीओ कहते हैं। एससीओ का पूरा नाम होता है संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी बेटा 2001 में। संघाई सहयोग संगठन में कुल देश कितने हो गए हैं अब? तो इसमें टोटल मेंबर हो गए बेटा 9। अच्छा, 9 देश कौन कौन से हो गए? देखो, एक तो रहेगा आपका चीन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा भारत, तीसरा हो जाएगा बेटा रूस, चौथा देश है पाकिस्तान, बेटा पांचवा देश है संघाई सहयोग संगठन में कजाकिस्तान, छठा देश है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सातवां देश है उज्बेकिस्तान, आठवां देश है ताजिकिस्तान, देखो अब कितना शानदार, एक मिनट, ताजिकिस्तान हो गया है, हाँ, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। अब देखो, नौवां जो देश बना है अभी 2023 में, वो बना है ईरान। कौन सा बना है? ईरान। ईरान बना है नौवां देश संघाई सहयोग संगठन का। अब मेरा सवाल ये है, देखिए, देखो, एक तो इसमें अफगानिस्तान नहीं है तान वाले देशों में, ठीक है, और एक तुर्कमेनिस्तान नहीं है। अब वो सवाल ये देगा कि बताइए इनमें से कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। और मैं दूसरी बात आपको और बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कमेंट में और बताना है, लिखना है, खूब लिखिए जितना आपका मन करता है, तभी तो आनंद आएगा पढ़ाई का। आपको देखो, इन देशों की राजधानियाँ पता है। चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी है ना नई दिल्ली है, रूस की राजधानी मॉस्को है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ईरान की भी पता है तेहरान है। अब ये 4 देश बचे हैं, इनमें एक नाम और मेंशन करिए अपने दिमाग में, तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कितने हो गए? ये 5 मध्य एशिया के देश हैं ये 5। इन 5 देशों की राजधानी जरूर लिखिए आप, कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी नॉलेज चेक होगी, तब देखा जाएगा आप किस एग्ज़ाम के योग्य हैं, कितना आपको जानकारी है, ठीक है। हाँ, लिखिए, बिना देखे आप लिखिए, है ना, और तय करिए कि इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। आपको इसी से जो है, जब आपकी अंदर की चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, तब आपकी नॉलेज जो है शार्प होगी, तेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी क्या हुआ था, ये जो है 2023 में बना है ईरान, इसी साल बना है ये। अब सुनो, आपको पता होगा, एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी थी वाराणसी।
लेकिन अपना जो सवाल है बेटा वो 23-24 के लिए है, क्योंकि भारत इस समय सीएसओ की भारत ने अध्यक्षता करी थी, एससीओ की भारत अध्यक्ष था। और ये भी याद रखना अभी बनारस में 2023 में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी, ये भी याद रखना। क्या? एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी अभी 2023 में? नोट कर लेना नोटबुक में, क्योंकि यहाँ जगह कम है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? बनारस में। कहाँ हुई थी? बनारस में, ठीक है। और अब उसी के दौरान ये निर्णय लिया गया कि 2023 और 24 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाई गई है अलमाटी को। किसको? अलमाटी को बनाया गया है। अब दिमाग में ये याद रखना, अलमाटी कहाँ का शहर है? तो कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान के शहर अलमाटी को, कजाकिस्तान के शहर अलमाटी को एससीओ की दूसरी सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, क्योंकि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली राजधानी बनारस बनी थी और दूसरी राजधानी क्या बनी है? अलमाटी बनी है। लिख लेना, ये सवाल आपको पेपर में मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा। चलिए, बहुत अच्छे सवाल मैंने आपको बताए हैं, जो मैं कमेंट में लिखवाता हूँ। कोशिश करिए बेटा लिखने की, चीज़ें सब ठीक होती चली जाएंगी अगर आप कोशिश करेंगे तब। किस राज्य के विश्वनाथ घाट गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है? किस राज्य में है वो, उसका आपको नाम बताना है। केरल में है, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, असम में है। तो देखिए, वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित हुआ है एक गांव जिसका नाम है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट, इसे गुप्त काशी भी कहते हैं बेटा। और ये विश्वनाथ घाट कहाँ का है? तो मैं आपको बता दूं, ये असम का है। तो असम के विश्वनाथ घाट गांव को, असम के विश्वनाथ घाट गांव को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ऐसे सवाल एग्जाम में मालूम करता है एग्जामिनर। अब बात आती है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का नाम आपने सुना होगा, हेमंत बिश्व शर्मा। तो फिर कमेंट में एक बार फिर आप आइए और बताइए कि असम के गवर्नर का नाम क्या है, असम के राज्यपाल कौन है इस समय, असम के राज्यपाल कौन है, कमेंट में आप बताइए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या है बेटा? 7वां सवाल है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तेहरान में, नई दिल्ली में, काठमांडू में या बुसान में? क्या नाम है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, हमारा हेडिंग है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। तो पहला सवाल याद रखना, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेटा, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है बुसान में। और ये बुसान कहाँ है? बुसान कहाँ है? तो ये बुसान है दक्षिणी कोरिया का। कहाँ का बेटा? दक्षिणी कोरिया का। कोरियाई देश है दक्षिणी कोरिया। अच्छा, इस कबड्डी में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, कुल टीम कितनी इस कबड्डी में खेली है, ये आपको बताना है। टोटल टीम कितनी पहुंची थी इसमें, ठीक है, ये आपको बताना बेटा। और इसका विजेता कौन बना है? विजेता कौन बना है? देखो, कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो भारत। और भारत ने किस देश को हराया है? मतलब एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का उपविजेता कौन बना है?
उपविजेता वो होता है बेटा जिसको फाइनल में हराया जाता है, तो वो बना था ईरान। तो भारत की कबड्डी की टीम ने ईरान की कबड्डी की टीम को फाइनल में हराकर हाँ एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है जीत ली। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? भारत ने। किसको हरा कर जीती? तो ईरान को। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था बेटा? तो बुशान में हुआ था। और बुशान कहाँ का है? ये दक्षिणी कोरिया का। अगला सवाल देखिए, पहला फीफा अंडर 19 T20 विश्व कप किस देश ने जीता? भारत ने, इंग्लैंड ने, है ना, और ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिणी अफ्रीका ने। तो देखो मैं आपको बताऊं कुछ बातें जहां से सवाल आपके लिए बन सकते हैं। इस एपीएस के एग्जाम में हाँ क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाएंगे खेल जगत के। तो यह है पहला, महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप। देखो पहली बात यह है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बेटा दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका में। दूसरा सवाल ये बनता है बेटा, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका इस संस्करण था फर्स्ट, पहला संस्करण था। 2023 में इसका आयोजन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। तीसरा सवाल यह है, ये जरूर याद रखें, ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए रखा हो पेपर में, इसमें कुल कितनी टीम खेली थी? कुल टीम जिन्होंने हिस्सा लिया था वो थी 16। कितनी टीम आई थी बेटा इसमें खेलने के लिए? अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप को खेलने के लिए 16 टीम आई थी। 16 टीमों में विजेता कौन बना था फाइनल में? विजेता, तो विजेता बना था बेटा भारत। और चूंकि भारत ने ये जीता था तो भारत के कप्तान कौन थी? कप्तान कौन थी? ये सवाल बहुत मोस्ट है, आपसे पूछ लेगा वो। तो कप्तान थी सैफाली वर्मा। कौन थी? सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा ने कप्तानी करी थी इसमें। और किसको हमने हराया था? उपविजेता कौन था? तो उपविजेता जिसने जो भारत से फाइनल में हारा था तो वो था बेटा हाँ इंग्लैंड। इंग्लैंड को भारत की टीम ने हराकर, अब ये सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि अंडर 19 हाँ अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप में भारत ने किसे हराया था? तो इंग्लैंड को हराया था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि अंडर 19 महिला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? सैफाली वर्मा। ये पूछ सकता, आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और ये तो कई बार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। कोई महिला क्रिकेट लीग होती है ना, तो उसमें पहुंचने वाली टीमों की संख्या पूछ लेते हैं। तो 16 टीमों ने भैया इसमें भाग लिया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बहुत शानदार सवाल है। देखिए, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में तो पहले से अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, जापान में। तो भारत के बाहर, भारत में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिस देश में बना है बेटा, उस देश का नाम है अमेरिका, USA। अमेरिका के किस शहर में ये मंदिर बना है? तो शहर है बेटा न्यू जर्सी। न्यू जर्सी शहर कहाँ का है? अमेरिका का है। इस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? ये अच्छा सवाल है। तो मंदिर का नाम रखा गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। क्या नाम है इसका बेटा? मंदिर का नाम क्या है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ऐसे भी तुमसे मालूम कर लेगा कि बताइए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है, अमेरिका में है, तो अमेरिका में है बेटा। और याद रखो ये भारत के बाहर हाँ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ऐसा सवाल एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा, 1 लाइनर में पूछ लेगा आपसे वो। न्यू जर्सी एक शहर है अमेरिका का। चलिए अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किस देश में है? अभी चाइना ने क्या करा है? अभी मैं आपको बात बताऊं,
पवन टरबाइन आप जानते हैं ना, जैसे जल टरबाइन होती है वैसी पवन टरबाइन होती है। पवन टरबाइन का मतलब होता है पवन से विद्युत ऊर्जा बनाना, पवन से विद्युत ऊर्जा बनाने का काम होता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी टरबाइन किसने लगाई है, तो विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किस देश में लगाई गई है, तो उस देश का नाम है बेटा चीन, है ना। क्या नाम है बेटा, चीन। चीन की राजधानी जानते हैं सब, बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है बेटा, रेन मिनबी या युआन। और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है, तो देखिए ये हो गए हमारे 10 सवाल। और ये जो 10 सवाल हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी, कुछ सवाल रोचकता के भी थे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।